3. कम्युनिस्ट पार्टियों का एकीकरण और सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक एकता के लिए संघर्ष। साथियों, संयुक्त मोर्चा बनाने के संघर्ष में कम्युनिस्ट पार्टी की अग्रणी भूमिका का महत्व असाधारण रूप से बढ़ जाता है। केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही मजदूर वर्ग के संयुक्त मोर्चे की आरंभकर्ता, संगठनकर्ता और प्रेरक शक्ति है। कम्युनिस्ट पार्टियां फांसीवाद और पूंजी के आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष के लिए मेहनतकश जनता के व्यापकतम जनसमूह को संगठित करना तभी सुनिश्चित कर सकती हैं जब वे हर मामले में अपनी कतारों को मजबूत करें, अपनी पहलकदमी विकसित करें, मार्क्सवादी लेनिनवादी नीति अपनाएं और सही, लचीली कार्यनीति लागू करें जो वास्तविक स्थिति और वर्ग शक्तियों के संरेखण को ध्यान में रखती हो। 3. कम्युनिस्ट पार्टियों का एकीकरण। छठी और सातवीं कांग्रेस के बीच की अवधि में पूंजीवादी देशों में हमारी पार्टियों का कद बेशक बढ़ा है और वे काफी हद तक मजबूत हुई हैं। लेकिन इस उपलब्धि से संतुष्ट हो जाना सबसे खतरनाक गलती होगी। मजदूर वर्ग का संयुक्त मोर्चा जितना आगे बढ़ेगा, हमारे सामने उतनी ही नई, जटिल समस्याएं आएंगी और हमारे लिए अपनी पार्टियों के राजनीतिक और संगठनात्मक एकीकरण पर काम करना उतना ही जरूरी होगा। सर्वहारा वर्ग का संयुक्त मोर्चा मजदूरों की एक सेना को सामने लाता है जो अपने मिशन को अंजाम देने में सक्षम होगी अगर इस सेना का नेतृत्व एक अग्रणी शक्ति करे जो इसके लक्ष्यों और रास्तों को बताए। यह अग्रणी शक्ति केवल एक मजबूत सर्वहारा क्रांतिकारी पार्टी हो सकती है। अगर हम कम्युनिस्ट एकजुट मोर्चा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं तो हम ऐसा कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए नए सदस्यों की भर्ती करने के संकीर्ण उद्देश्य से नहीं करते हैं, लेकिन हमें कम्युनिस्ट पार्टियों को हर तरह से मजबूत करना चाहिए और उनकी सदस्यता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम गंभीरता से एकजुट मोर्चे को मजबूत करना चाहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों को मजबूत करना एक संकीर्ण पार्टी की चिंता नहीं है, बल्कि पूरे मजदूर वर्ग की चिंता है। कम्युनिस्ट पार्टियों की एकता, क्रांतिकारी एकजुटता और संघर्ष की तैयारी सबसे मूल्यवान पूंजी है जो न केवल हमारी बल्कि पूरे मजदूर वर्ग की है। हमने फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष में सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियों और संगठनों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की अपनी तत्परता को एकजुट किया है और पूंजीपति वर्ग के साथ समझौते की विचारधारा और व्यवहार के रूप में सामाजिक लोकतांत्रिकता के खिलाफ एक अपूरणीय संघर्ष के साथ जोड़ना जारी रखेंगे और परिणामस्वरूप इस विचारधारा के हमारे अपने खेमे में किसी भी तरह के प्रवेश के खिलाफ भी। संयुक्त मोर्चे की नीति को साहपूर्वक और दृढ़तापूर्वक लागू करने में हमें अपनी ही कतारों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हमें हर कीमत पर यथाशीघ्र दूर करना होगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की छठी कांग्रेस के बाद पूंजीवादी देशों की सभी कम्युनिस्ट पार्टियों में पूंजीवादी स्थिरीकरण की स्थितियों के लिए अवसरवादी अनुकूलन की किसी भी प्रवृत्ति और सुधारवादी और विधिवादी भ्रम के किसी भी संक्रमण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया गया। हमारी पार्टियों ने अपने रैंकों से विभिन्न प्रकार के दक्षिणपंथी अवसरवादियों को बाहर निकाल दिया, जिससे उनकी बोल्शेविक एकता और लड़ने की क्षमता मजबूत हुई। कम सफल और अक्सर पूरी तरह से अनुपस्थित संप्रदायवाद के खिलाफ लड़ाई थी। संप्रदायवाद आबाद खुले रूपों में प्रकट नहीं हुआ, जैसा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के अस्तित्व के शुरुआती वर्षों में था, लेकिन बोल्शेविक सिद्धांतों की औपचारिक मान्यता के आवरण में बोल्शेविक जननीति के विकास में बाधा उत्पन्न हुई। हमारे समय में यह अक्सर एक शिशु विकार नहीं रह गया है, जैसा कि लेनिन ने लिखा था, बल्कि एक गहरी जड़ वाली बुराई है जिसे दूर करना होगा, अन्यथा सर्वहारा वर्ग के संयुक्त मोर्चे की स्थापना और सुधारवाद की स्थिति से क्रांति की ओर जनता का नेतृत्व करने की समस्या को हल करना असंभव होगा। वर्तमान स्थिति में संप्रदायवाद, आत्मसंतुष्ट संप्रदायवाद, जैसा कि हमने मसौदा प्रस्ताव में कहा है, किसी भी अन्य चीज से अधिक संयुक्त मोर्चे की प्राप्ति के लिए हमारे संघर्ष में बाधा डालता है। संप्रदायवाद, जो अपनी सिद्धांतवादी संकीर्णता से संतुष्ट है, जनता के वास्तविक जीवन से अलग है, जो रूढ़िबद्ध योजनाओं के आधार पर मजदूर वर्ग आंदोलन की सबसे जटिल समस्याओं को हल करने के अपने सरलीकृत तरीकों से संतुष्ट है। संप्रदायवाद, जो सब कुछ जानने का दावा करता है और जनता से मजदूर आंदोलन के सबक से सीखना अनावश्यक समझता है। संक्षेप में, संप्रदायवाद जिसके लिए, जैसा कि वे कहते हैं, पहाड़ भी केवल कदम रखने के पत्थर हैं। स्वार्थी संप्रदायवाद यह नहीं समझ सकता और न ही समझेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मजदूर वर्ग का नेतृत्व अपने आप नहीं आता। मजदूर वर्ग के संघर्षों में कम्युनिस्ट पार्टी की अग्रणी भूमिका अवश्य ही जीतनी चाहिए। इसके लिए कम्युनिस्टों की अग्रणी भूमिका के बारे में शेख ही बघारना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के सामूहिक काम और सही नीति के द्वारा मेहनतकश जनता का विश्वास जीतना और जीतना जरूरी है। ये तभी संभव होगा जब हम कम्युनिस्ट अपने राजनीतिक काम में जनता की वर्ग चेतना के वास्तविक स्तर, उसमें क्रांति की सीमा तक परिवर्तन को गंभीरता से ध्यान में रखेंगे। अगर हम वास्तविक स्थिति का गंभीरता से मूल्यांकन करेंगे, अपनी इच्छाओं के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर, धैर्यपूर्वक कदम दर कदम हमें व्यापक जनता के लिए कम्युनिस्ट स्थिति में आना आसान बनाना चाहिए।
हमें लेनिन के शब्दों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो हमें यथासंभव दृढ़ता से चेतावनी देते हैं। यही पूरी बात है, हमें उस चीज को अप्रचलित नहीं मानना चाहिए जो हमारे लिए अप्रचलित है, वर्ग के लिए अप्रचलित है, जनसाधारण के लिए अप्रचलित है। क्या ये सच नहीं है साथियों कि हमारे बीच अभी भी कुछ ऐसे सिद्धांतवादी तत्व हैं जो हर समय और हर जगह संयुक्त मोर्चे की नीति में खतरे के अलावा कुछ नहीं देखते? ऐसे साथियों के लिए पूरा संयुक्त मोर्चा एक अमिट खतरा है। लेकिन ये सांप्रदायिक सिद्धांत पर अड़े रहना जनता के संघर्ष का सीधे नेतृत्व करने की कठिनाइयों के सामने राजनीतिक लाचारी के अलावा और कुछ नहीं है। संप्रदायवाद की अभिव्यक्ति खास तौर पर जनता के क्रांतिकारी होने को अधिक आंकने, सुधारवाद के पदों को छोड़ने की उनकी गति को अधिक आंकने और आंदोलन के कठिन चरणों और जटिल कार्यों को पार करने के प्रयास में होती है। व्यवहार में जनता का नेतृत्व करने के तरीकों को अक्सर एक संकीर्ण पार्टी समूह का नेतृत्व करने के तरीकों से बदल दिया गया है। जनता और उनके संगठनों और नेताओं के बीच पारंपरिक गठजोड़ की ताकत को कम करके आंका गया और जब जनता ने इन संबंधों को नहीं तोड़ा तो तुरंत उनके प्रति अपनाया गया रवैया उनके प्रतिक्रियावादी नेताओं के प्रति अपनाए गए रवैये जैसा ही कठोर हो गया। रणनीति और नारे सभी देशों के लिए रूढ़िबद्ध हो गए हैं, प्रत्येक व्यक्तिगत देश की वास्तविक स्थिति की विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। उनका विश्वास जीतने के लिए जनता के बीच ही अड़ियल संघर्ष की आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया गया है। मजदूरों की आंशिक मांगों के लिए संघर्ष और सुधारवादी ट्रेड यूनियनों और फांसीवादी जन संगठनों में काम करने की उपेक्षा की गई है। संयुक्त मोर्चे की नीति को अक्सर कोरी अपीलों और अमूर्त प्रचार द्वारा बदल दिया गया है। कम से कम एक हद तक सांप्रदायिक विचारों ने लोगों के सही चयन, जनता से जुड़े कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और विकास में बाधा उत्पन्न की है। जो जनता के विश्वास का आनंद लेते हैं, ऐसे कार्यकर्ता जिनकी क्रांतिकारी क्षमता वर्ग संघर्षों में जांची और परखी गई है, जो जन कार्य के व्यावहारिक अनुभव को सिद्धांत की बोल्शेविक दृढ़ता के साथ जोड़ने में सक्षम है। इस प्रकार संप्रदायवाद ने काफी हद तक कम्युनिस्ट पार्टियों के विकास को धीमा कर दिया है, वास्तविक जन नीति को क्रियान्वित करना कठिन बना दिया है, क्रांतिकारी आंदोलन की स्थिति को मजबूत करने के लिए वर्ग शत्रु की कठिनाइयों का लाभ उठाने में बाधा उत्पन्न की है तथा सर्वहारा वर्ग के व्यापक जनसमूह को कम्युनिस्ट पार्टियों के पक्ष में लाने में बाधा उत्पन्न की है। आत्मसंतुष्ट संप्रदायवाद के अंतिम अवशेषों पर विजय पाने और उन्हें नष्ट करने के लिए दृढ़तापूर्वक संघर्ष करते हुए हमें दक्षिणपंथी अवसरवाद और उसके विरुद्ध तथा उसकी प्रत्येक ठोस अभिव्यक्ति के विरुद्ध संघर्ष के प्रति हर तरह से अपनी सतर्कता बढ़ानी चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि व्यापक संयुक्त मोर्चा विकसित होने के साथ साथ दक्षिणपंथी अवसरवाद का खतरा भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। पहले से ही संयुक्त मोर्चे की पंक्तियों में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका को कम करने और सामाजिक लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्तियां हैं। हमें इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति सामाजिक लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं को कम्युनिस्ट नीति की सहीता और सुधारवादी नीति की गलतता के बारे में स्पष्ट रूप से समझाने का एक तरीका है, और यह कि वे सामाजिक लोकतांत्रिक विचारधारा और व्यवहार के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करते हैं। संयुक्त मोर्चे की स्थापना के लिए सफल संघर्ष के लिए यह आवश्यक है कि हम पार्टी की भूमिका को कमतर आंकने वाली प्रवृत्तियों के विरुद्ध, विधिवादी भ्रमों के विरुद्ध, स्वतःस्फूर्तता और स्वचालितता पर निर्भरता के विरुद्ध, फांसीवाद को समाप्त करने में तथा संयुक्त मोर्चे को लागू करने में निर्णायक कार्रवाई के समय होने वाली थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करते रहें। मजदूर वर्ग की राजनीतिक एकता। साथियों, फांसीवाद और पूंजी के आक्रमण के खिलाफ कम्युनिस्ट और सामाजिक लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं के संयुक्त संघर्ष के संयुक्त मोर्चे का विकास भी राजनीतिक एकता, मजदूर वर्ग की एक एकल राजनीतिक जन पार्टी के सवाल को सामने लाता है। सामाजिक लोकतांत्रिक कार्यकर्ता अनुभव से अधिक आश्वस्त होते जा रहे हैं कि वर्ग शत्रु के खिलाफ संघर्ष राजनीतिक नेतृत्व की एकता की मांग करता है, क्योंकि नेतृत्व में द्वंद्व मजदूर वर्ग के संयुक्त संघर्ष के आगे के विकास और सुदृढ़ीकरण में बाधा डालता है। सर्वहारा वर्ग के वर्ग संघर्ष के हितों और सर्वहारा क्रांति की सफलता के लिए यह जरूरी है कि हर देश में सर्वहारा वर्ग की एक ही पार्टी हो। बेशक इसे हासिल करना इतना आसान या सरल नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष की जरूरत होती है और यह कमोबेश एक लंबी प्रक्रिया है। कम्युनिस्ट पार्टियों को सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियों या व्यक्तिगत संगठनों के कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ एकीकरण के लिए श्रमिकों की बढ़ती हुई इच्छा पर आधारित होकर इस एकीकरण में दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ पहल करनी चाहिए। ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन अपने रैंकों में विभाजन को बंद करने के दौर में प्रवेश कर रहा है, मजदूर वर्ग की शक्तियों को एक ही क्रांतिकारी सर्वहारा पार्टी में एकीकृत करने का उद्देश्य हमारा उद्देश्य है। लेकिन जबकि कम्युनिस्ट और सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियों के संयुक्त मोर्चे की स्थापना के लिए फांसीवाद, पूंजी और युद्ध के आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए एक समझौता करना पर्याप्त है,
राजनीतिक एकता की प्राप्ति सिद्धांतों से जुड़ी कुछ निश्चित शर्तों के आधार पर ही संभव है। यह एकीकरण केवल निम्नलिखित शर्तों पर ही संभव है। पहला, पूंजीपति वर्ग से पूर्ण स्वतंत्रता और पूंजीपति वर्ग के साथ सामाजिक लोकतंत्र के गुट का विघटन। दूसरा, कार्रवाई की प्रारंभिक एकता। तीसरा, पूंजीपति वर्ग के शासन को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकना और सोवियतों के रूप में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना को अनिवार्य शर्त मानना। चौथा, साम्राज्यवादी युद्ध में अपने पूंजीपति वर्ग का समर्थन करने से इनकार करना। पांचवा, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के आधार पर पार्टी का निर्माण करना जो उद्देश्य और कार्रवाई की एकता सुनिश्चित करता है और जिसे रूसी बोल्शेविकों के अनुभव द्वारा परखा गया है। हमें सामाजिक जनवादी कार्यकर्ताओं को धैर्यपूर्वक और साथी भाव से यह समझाना होगा कि इन शर्तों के बिना मजदूर वर्ग की राजनीतिक एकता असंभव क्यों है। हमें उनके साथ मिलकर इन शर्तों के अर्थ और महत्व पर चर्चा करनी होगी। सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक एकता की प्राप्ति के लिए ये क्यों आवश्यक है कि पूंजीपति वर्ग से पूर्ण स्वतंत्रता हो और पूंजीपति वर्ग के साथ सामाजिक जनवादियों के गुट का विघटन हो। क्योंकि मजदूर आंदोलन के पूरे अनुभव, खास तौर पर जर्मनी में गठबंधन नीति के 15 सालों के अनुभव ने ये दिखा दिया है कि वर्ग सहयोग की नीति, पूंजीपति वर्ग पर निर्भरता की नीति, मजदूर वर्ग की हार और फांसीवाद की जीत की ओर ले जाती है। और जीत का एकमात्र सच्चा रास्ता पूंजीपति वर्ग के खिलाफ अपूरणीय वर्ग संघर्ष का रास्ता है, बोल्शेविकों का रास्ता। राजनीतिक एकता की प्रारंभिक शर्त के रूप में कार्य की एकता को पहले क्यों स्थापित किया जाना चाहिए? क्योंकि पूंजीवाद और फांसीवाद के आक्रमण को रोकने के लिए कार्रवाई की एकता तब भी संभव और आवश्यक है जब पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए मजदूरों के बहुमत को एक आम राजनीतिक मंच पर एकजुट नहीं किया जाता है, जबकि सर्वहारा वर्ग के संघर्ष की मुख्य दिशाओं और उद्देश्यों पर विचारों की एकता को कार्यान्वित करने के लिए, जिसके बिना पार्टियों का एकीकरण असंभव है, कमोबेश लंबे समय की आवश्यकता होती है। और विचारों की एकता आज पहले से ही वर्ग दुश्मन के खिलाफ संयुक्त संघर्ष में सबसे अच्छी तरह से कार्यान्वित की जाती है। संयुक्त मोर्चा बनाने के बजाय तुरंत एकजुट होने का प्रस्ताव करना घोड़े के आगे गाड़ी लगाने और यह कल्पना करने के समान है कि गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक इसी कारण से कि हमारे लिए राजनीतिक एकता का प्रश्न एक चाल नहीं है, जैसा कि कई सामाजिक लोकतांत्रिक नेताओं के लिए है। हम राजनीतिक एकता के संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक के रूप में कार्रवाई की एकता के कार्यान्वयन पर जोर देते हैं। पूंजीपति वर्ग को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकने और सोवियत सत्ता के रूप में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करने की आवश्यकता को पहचानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक ओर महान अक्टूबर क्रांति की जीत के अनुभव और दूसरी ओर पूरे युद्धोत्तर काल में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्पेन में सीखे गए कड़वे सबक ने एक बार फिर पुष्टि की है कि सर्वहारा वर्ग की जीत केवल पूंजीपति वर्ग को क्रांतिकारी तरीके से उखाड़ फेंकने के माध्यम से ही संभव है और पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग को शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद स्थापित करने की अनुमति देने के बजाय मजदूर आंदोलन को खून के समुद्र में डुबोना पसंद करेगा। अक्टूबर क्रांति के अनुभव ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि सर्वहारा क्रांति की मूल सामग्री सर्वहारा तानाशाही का प्रश्न है, जिसका आह्वान अपदस्थ शोषकों के प्रतिरोध को कुचलने, साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए क्रांति को हथियारबंद करने और क्रांति को समाजवाद की पूर्ण जीत की ओर ले जाने के लिए किया जाता है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को एक तुच्छ अल्पसंख्यक वर्ग पर, शोषकों पर विशाल बहुमत के अधिनायकत्व के रूप में प्राप्त करने के लिए, और केवल इसी रूप में इसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों, किसानों के बुनियादी जनसमूह और शेष मेहनतकश लोगों को शामिल करने वाली सोवियतों की आवश्यकता है, जिनके जागरण के बिना, क्रांतिकारी संघर्ष के मोर्चे में उनके समावेश के बिना सर्वहारा वर्ग की जीत को मजबूत नहीं किया जा सकता है। साम्राज्यवादी युद्ध में पूंजीपति वर्ग को समर्थन देने से इनकार करना राजनीतिक एकता की शर्त क्यों है? क्योंकि पूंजीपति वर्ग अपने लुटेरे उद्देश्यों के लिए बहुसंख्यक लोगों के हितों के खिलाफ साम्राज्यवादी युद्ध लड़ता है, चाहे ये युद्ध किसी भी बहाने से लड़ा जाए। क्योंकि सभी साम्राज्यवादी युद्ध की अपनी उग्र तैयारियों को अपने देश में मेहनतकश लोगों के अत्यधिक तीव्र शोषण और उत्पीड़न के साथ जोड़ते हैं। ऐसे युद्ध में पूंजीपति वर्ग का समर्थन करना देश और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के साथ देशद्रोह है। अंततः लोकतांत्रिक केंद्रीयता के आधार पर पार्टी का निर्माण एकता की शर्त क्यों है? क्योंकि केवल लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के आधार पर बनी पार्टी ही उद्देश्य और कार्य की एकता सुनिश्चित कर सकती है, सर्वहारा वर्ग को पूंजीपति वर्ग पर विजय दिला सकती है, जिसके पास केंद्रीकृत राज्य तंत्र जैसा शक्तिशाली हथियार है। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के सिद्धांत का अनुप्रयोग रूसी बोल्शेविक पार्टी, लेनिन की पार्टी के अनुभव की शानदार ऐतिहासिक कसौटी पर खरा उतरा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि क्यों संकेतित परिस्थितियों के आधार पर राजनीतिक एकता के लिए प्रयास करना आवश्यक है। हम मजदूर वर्ग की राजनीतिक एकता के पक्षधर हैं।
इसलिए हम उन सभी सामाजिक जनवादियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं जो संयुक्त मोर्चे के पक्षधर हैं और उपर्युक्त सिद्धांतों पर एकता का ईमानदारी से समर्थन करते हैं। लेकिन चूंकि हम एकता के पक्षधर हैं, इसलिए हम उन सभी वामपंथी दुष्प्रचारकों के खिलाफ दृढ़ता से संघर्ष करेंगे जो सामाजिक लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं के मोहभंग का उपयोग कम्युनिस्ट आंदोलन के खिलाफ नई समाजवादी पार्टियों या इंटरनेशनल बनाने के लिए करते हैं और इस तरह मजदूर वर्ग में विभाजन को गहरा करते रहते हैं। हम कम्युनिस्टों के साथ एकजुट मोर्चे के लिए सामाजिक लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते प्रयासों का स्वागत करते हैं। इस तथ्य में हम उनकी क्रांतिकारी चेतना के विकास और मजदूर वर्ग में विभाजन के ठीक होने की शुरुआत देखते हैं। हमारी राय में कार्रवाई की एकता एक जरूरी जरूरत है और सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक एकता की स्थापना के लिए सबसे सही रास्ता है। हम घोषणा करते हैं कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और उसके हिस्से पूंजी के हमले, फासीवाद और साम्राज्यवादी युद्ध के खतरे के खिलाफ संघर्ष में मजदूर वर्ग की एकता की स्थापना के लिए दूसरे इंटरनेशनल और उसके हिस्सों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। निष्कर्ष साथियों, मैं अपनी रिपोर्ट समाप्त कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, छठी कांग्रेस के बाद से स्थिति में आए बदलाव और हमारे संघर्ष के सबक को ध्यान में रखते हुए और पहले से हासिल की गई मजबूती के आधार पर हम आज नए तरीके से कई सवाल उठा रहे हैं, मुख्य रूप से संयुक्त मोर्चे और सामाजिक लोकतंत्र, सुधारवादी ट्रेड यूनियनों और अन्य जन संगठनों के प्रति दृष्टिकोण का सवाल। ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो इस सब में हमारे मूल दृष्टिकोण से विचलन, बोल्शेविज्म की सीधी रेखा से दक्षिणपंथी रुख की ओर एक तरह का मोड़ महसूस करेंगे। खैर, मेरे देश बल्गेरिया में वे कहते हैं कि भूखी मुर्गी हमेशा बाजरे का सपना देखती है। उन राजनीतिक मुर्गियों को ऐसा ही सोचने दें। इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि हमारी अपनी पार्टियां और दुनिया भर में व्यापक जनता सही ढंग से समझे कि हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्रांतिकारी मार्क्सवादी, लेनिनवादी, मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन के योग्य शिष्य नहीं बन पाएंगे यदि हम बदलती परिस्थितियों और विश्व श्रमिक आंदोलन में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार अपनी नीतियों और कार्यनीति को उपयुक्त रूप से पुनर्निर्मित नहीं करते। यदि हम अपने और आम जनता के अनुभव से नहीं सीखेंगे तो हम सच्चे क्रांतिकारी नहीं बन पाएंगे। हम चाहते हैं कि पूंजीवादी देशों में हमारी पार्टियां सामने आएं और मजदूर वर्ग की वास्तविक राजनीतिक पार्टियों के रूप में काम करें, वास्तव में अपने देशों के जीवन में एक राजनीतिक कारक बने, हर समय एक सक्रिय बोल्शेविक जन नीति का पालन करें और खुद को प्रचार और आलोचना तक सीमित न रखें और केवल सर्वहारा तानाशाही के लिए संघर्ष की अपील करें। हम सभी कट एंड ड्राई योजनाओं के दुश्मन हैं। हम हर पल, हर जगह की ठोस स्थिति को ध्यान में रखना चाहते हैं और हर जगह एक निश्चित रूढ़िबद्ध रूप के अनुसार काम नहीं करना चाहते। यह न भूलें कि अलग अलग परिस्थितियों में कम्युनिस्टों की स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती। हम गंभीरतापूर्वक वर्ग संघर्ष के विकास और स्वयं जनता की वर्ग चेतना के विकास के सभी चरणों को ध्यान में रखना चाहते हैं, ताकि प्रत्येक चरण में उस चरण के अनुरूप क्रांतिकारी आंदोलन की ठोस समस्याओं को ढूंढकर उनका समाधान किया जा सके। हम वर्ग शत्रु के विरुद्ध संघर्ष करने के उद्देश्य से व्यापकतम जनसमुदाय के साथ एक साझा भाषा खोजना चाहते हैं, ताकि सर्वहारा वर्ग तथा अन्य सभी मेहनतकश लोगों से क्रांतिकारी हरावल के अलगाव को अंततः दूर करने के तरीके खोजे जा सकें। साथ ही पूंजीपति वर्ग तथा फासीवाद के विरुद्ध संघर्ष में अपने स्वाभाविक सहयोगियों से मजदूर वर्ग के घातक अलगाव को भी दूर किया जा सके। हम अधिकाधिक व्यापक जनसमुदाय को क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष में शामिल करना चाहते हैं तथा उन्हें सर्वहारा क्रांति की ओर ले जाना चाहते हैं, जिसमें उनके महत्वपूर्ण हितों और आवश्यकताओं को प्रारंभिक बिंदु माना जाए तथा उनके अपने अनुभव को आधार बनाया जाए। हमारे गौरवशाली रूसी बोल्शेविकों के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की अग्रणी पार्टी, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, हम जर्मन, स्पेनिश, ऑस्ट्रियाई और अन्य कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी वीरता को वास्तविक क्रांतिकारी यथार्थवाद के साथ जोड़ना चाहते हैं और गंभीर राजनीतिक प्रश्नों के साथ विद्वत्तापूर्ण छेड़छाड़ के अंतिम अवशेषों को समाप्त करना चाहते हैं। हम अपनी पार्टियों को उनके सामने आने वाली जटिल राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए हर कोण से सुसज्जित करना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए हम उनके सैद्धांतिक स्तर को और भी ऊंचा उठाना चाहते हैं, उन्हें जीवित मार्क्सवाद लेनिनवाद की भावना में प्रशिक्षित करना चाहते हैं, न कि जीवाश्म सिद्धांतवाद में। हम अपने अंदर से सभी आत्मसंतुष्ट संप्रदायवाद को मिटाना चाहते हैं, जो सबसे पहले जनता तक पहुंचने के हमारे मार्ग को अवरुद्ध करता है और वास्तविक बोल्शेविक जन नीति के क्रियान्वयन में बाधा डालता है। हम दक्षिणपंथी अवसरवाद की ठोस अभिव्यक्तियों के खिलाफ संघर्ष को हर तरह से तेज करना चाहते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि इस तरफ से खतरा ठीक हमारी जननीति और संघर्ष को आगे बढ़ाने के दौरान ही उत्पन्न होगा। हम चाहते हैं कि हर देश के कम्युनिस्ट सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी अगुवा के रूप में अपने अनुभव से सीखे जा सकने वाले सभी सबक तुरंत सीखें और लागू करें।
हम चाहते हैं कि वे जितनी जल्दी हो सके वर्ग संघर्ष के अशांत जल पर नौकायन करना सीखें और अच्छे मौसम की उम्मीद में उफनती लहरों के पर्यवेक्षक और रजिस्ट्रार के रूप में किनारे पर न बैठे रहें। ये ही हम चाहते हैं। और हम ये सब इसलिए चाहते हैं क्योंकि केवल इसी तरह से सभी मेहनतकश लोगों के नेतृत्व में मजदूर वर्ग कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में 10 लाख की ताकतवर क्रांतिकारी सेना में एकजुट होकर अपने ऐतिहासिक मिशन को निश्चित रूप से पूरा करने में सक्षम होगा, फांसीवाद को धरती से और उसके साथ पूंजीवाद को भी मिटा देना।